मेरे यहाँ एक कहावत बहुत ही प्रचलित है, उठो बूढ़ी सांस ल, ढेका छोड़ जा पी। भाव है कि एक काम से हटा करके दूसरे काम में लगा देना। वैसे मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी को समझाने की भी जरूरत है, क्योंकि जो है बहुत से लोग जो है ढेका नहीं देखे होंगे। तो होता क्या, पहले जमाने में चावल बनाने के लिए धान से एक लकड़ी का ऐसे जो है होता था, दो तरफ से लगता था, पैर से जो चलाना पड़ता था। और ये समझ लीजिए जो आज का जो मूसल है, हाथ से जो मूसल तो देखे होंगे, ओखल मूसल, तो ये मूसल का एक तरह से होता था। ऐसे ही जो है इस पर पैर लगाना पड़ता था और पैर से चलाना, दबाना और छोड़ना पड़ता था, जिससे कि धान को कूट करके चावल बनाया जाता था। तो पतो जो थी वो कहे कि जो है सासू अम्मा बहुत आप काम कर लिए, चलिए थोड़ा आराम कर लीजिए, चावल जो है कूटना चावल बनाना छोड़िए, अब चलिए जो है जाता पर थोड़ा बैठ लीजिए, सुस्ता लीजिए और क्या कीजिए, अभी तक पैर चला रही थी अब हाथ चलाइए। तो यही मसल मिसाल हुई कि अभी हम लोग बोर्ड से जो उतरे और लैपटॉप पर आ रहे हैं। चैन वहां भी नहीं लेने दे रहा हूँ, चैन यहाँ भी नहीं, मुझे वहां भी चैन नहीं, मुझे भी यहाँ भी चैन नहीं, अभी मैं सीख ही रहा हूँ। तो कमियां हो सकती है। और कहा हूं कि पुत्रात शिष्यात पराभव। तो अब इसमें क्या कमी आ रही है, इसको नोट करते जाना है और मुझे बताना है कि इसमें मैं सुधार लाऊं और अच्छे कंटेंट तो हैं, अच्छे ढंग से परोस सकूं। यानी और अब अन्यत्र तो जो है दुकान ऊंची होती है, पकवान फीकी होती है। मेरे पास पकवान तो जो है मस्त मस्त है, मगर दुकान का बोर्ड वगैरह थोड़ा ढंग का नहीं है, तो बोर्ड को भी दुरुस्त करना है जिससे कि अच्छा लगे, घर भी अच्छा लगे, दरवाजा भी ठीक ठाक लगे। तो इसके लिए देखना है। तो अब हम लोग आ जाएं मूल विषय पर कि अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास के पहले मैं बताया कि और आने का जो है बोर्ड पर जो है जाने का कारण भी बताया कि मार्केट में जो गाइड वगैरह उपलब्ध हैं या वीडियो यूट्यूब पर जो वीडियो उपलब्ध हैं उसमें ऑब्जेक्टिव या तो छपा छपाया गाइड है तो छपा छपाया मिल रहा है, लास्ट अंतिम में उत्तर माला दे दिया जाता है। उससे फैक्ट्स का संग्रह तो हो जाता है मगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, जिसका नतीजा जब प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न में जब एक से अधिक उत्तर हो, सही उत्तर लगभग हो जाते हैं, उसमें सर्वाधिक उचित को, सटीक को, या अगर लॉजिकल है, कंसेप्चुअल है, तो वहां पर परीक्षार्थी मात खा जाते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। तो बंद प्रश्न जिसमें यस या नो में सवाल जवाब देना होता है, टिक लगाना होता है, सही है तो उसमें एक सही होगा, गलत है तो शेष सभी सही होंगे, एक गलत होगा, तो उस गलत को टिक लगाना है। वहां पर जिसके पास फैक्ट्स है वो आसानी से कर लेता है, मगर जब कंसेप्चुअल हो जाता है तो वहां पर दिमाग की घंटी, बताया कि जो है दिमाग की घंटी को थोड़ी देर तक टनटनानी पड़ती है और सर्वाधिक सटीक उत्तर ढूंढना पड़ता है, या ढूंढने के बाद उसको क्रम से सजाना भी पड़ता है, जिस पर आगे हम लोग बात अभ्यास के दौरान देखेंगे, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, बोर्ड छोड़ करके लैपटॉप पर और टैबलेट पर आ गए हैं। तो आज का हमारा पाठ है हिंदी यूजीसी हिंदी
के द्वितीय इकाई का पहला पाठ हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ एवं इतिहासकार। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है, इसमें एक हिंदी होता है, एक साहित्य हो रहा है, एक तीसरा इतिहास हो रहा है, चौथा इतिहासकार हो रहा है। तो हिंदी भाषा और में रचित साहित्य का इतिहास। तो हिंदी पहले तो जो है हिंदी का मतलब क्या है, तो इसके लिए तो एक वीडियो मैं बना करके अपलोड कर ही दिया हूँ बहुत पहले ही। हिंदी और उसकी उपभाषाएं और उसी में हिंदी का विकास कैसे हुआ है इसको भी मैं दिए हुए हूँ, वो तो देख लीजिएगा। और अभी जो है संक्षिप्त रूप में, सांकेतिक रूप में, और जिसको कहें तो फैक्चुअल रूप में मैं बता दे रहा हूँ। और ये हम लोग जानते हैं कि हिंदी कहाँ से पनपी है, तो अपभ्रंश के गर्भ से निकली है। और अपभ्रंश का समय 6ठी शताब्दी से लेकर के 1000 ईस्वी तक है। और उसी में अलग अलग भाग में, चूंकि भाषा परिवर्तनशील होती है, तो उस उसकी परिवर्तनीयता के कारण उसमें अवहट और पुरानी हिंदी के स्टेज भी आते हैं। तो अपभ्रंश के गर्भ से निकलती है, अवहट की गोद में खेलती है, पलती है, पुष्पित होती है, और उसके बाद अपनी सखी, जिसका नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी दिया है, अपनी सखी के साथ गलियों में घूमती है, समाज से जुड़ती है, और वह साहित्य की भाषा बनती है। कब? 1000 ईस्वी के आसपास। तो इस तरीके से हिंदी भाषा के रूप में कब आती है? 6ठी शताब्दी ईस्वी के आसपास आती है। चूंकि गर्भ से निकल रही है, तो पहले तो गर्भ में बच्चे की कोई जो है स्पष्ट आकृति नहीं होती है, और जब बाहर निकलती है तो ऐसे ही जो है बच्चा लुंज-पुंज होता है। तो वहां पर लुंज-पुंज अवस्था में है, और इसके प्रथम प्रयोक्ता एक तरह से उसमें विवाद है थोड़ा, जिस पर जो है वीडियो डाले हुए हूँ विस्तार के लिए, उसे देख लीजिएगा। हिंदी का आदि कवि कौन? तो स्वयंभू या सरहपाद या देवसेन को माना जाता है, तो उसके प्रयोगकर्ता हुए हैं। और उसके बाद 1000 ईस्वी के आसपास जब हम लोग आते हैं, तो हिंदी में पर्याप्त साहित्यिक सामग्री मिलने लगती है। तो 1000 ईस्वी से लेकर के आज तक, यानी कि 2024 तक जो साहित्य लिखा गया वो हिंदी में, और हिंदी कहने का मतलब हिंदी के साथ साथ हिंदी की सहयोगी उपभाषाएं या विभाषाएं भी, ग्रियर्सन ने जिसकी संख्या 22 रखी थी, यद्यपि उसकी संख्या उससे ज़्यादा है। लगभग साहित्यिक भाषा के रूप में 60-65 भाषाएं हिंदी की आनुषंगिक, उसको जो है आनुषंगिक या सहयोगी भाषा कहें या बोलियां कहें, तो क्षेत्रीय और स्थानीय रूप से उनकी संख्या एक अच्छी खासी संख्या हो जाती है। तो उन भाषाओं में, विभाषाओं में या बोलियों में लिखा हुआ साहित्य हिंदी साहित्य कहलाता है। और वहां से लेकर के आज तक के विवरण को, जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं में क्या है उसका वृत्त ही इतिहास है। तो इसका भारत में इतिहास लेखन
कब से शुरू हुआ, इस पर भी विवाद है। क्योंकि विवाद का कारण ये है कि अंग्रेजों ने हमारे दिमाग में यह कूट कूट करके भर दिया कि भारतीयों में इतिहास बोध का अभाव है, और भारतीयों ने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है वह कल्पना पर आधारित है, या अब इतिहास न हो करके वे इस तरीके से रचना करते हैं कि वह अपने आप को दूरदृष्टा और भविष्य दृष्टा के रूप में स्थापित करने का प्रयास करते हुए वे आगे दिखाते हैं, जबकि घटनाएं पीछे घट चुकी है। तो और इसके लिए वे कहते हैं कि ये विधेयवादी नहीं है, और इतिहास की जो अवधारणा है जिसमें वर्गीकरण महत्वपूर्ण है, काल के आधार पर, प्रवृत्ति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, घटना या रचनाकार के आधार पर वर्गीकरण होना चाहिए, और ईस्वी सन का भी उसमें उल्लेख होना चाहिए, तभी जाकर के वह इतिहास कहलाएगा। और जिसमें कार्य कारण परंपरा जरूरी है, जिसको वे विधेयवादी कहते हैं। और विधेयवाद का उद्भव 18वीं शताब्दी में माना जाता है। तो यानी कि जब से विधेयवाद आया तब ही, उसके बाद ही जो लिखा गया वह इतिहास है उन लोगों की नजर में। और हम लोग भी 1000 वर्षों तक जो है गुलाम रहने के कारण उस गुलाम मानसिकता से अभी तक मुक्त नहीं हो पाए हैं, और आज भी हम लोग यह मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि अपने यहाँ इतिहास लेखन की एक जो है सुदीर्घ परंपरा रही थी, और जिसमें कार्य कारण पर भी जो है ध्यान दिया जाता था। और यह कार्य कारण परंपरा उतनी ही पुरानी है जितना, और उससे भी ज्यादा पुरानी है मगर हमें चूंकि इतिहास खोजते हैं, लिखित प्रमाण खोजते हैं, तो अपने यहाँ रामायण और महाभारत की कथाएं भी है। तो रामायण और महाभारत की कथाओं को आप लोग जो कोरोना काल में सभी ने जो है बड़े ही जो है धैर्य से जो है देखा है, डर से ही सही। तो वहां पर अब बताया जाए कि क्या वहां कार्य कारण परंपरा का निर्वाह नहीं हुआ है। रामायण में अगर राम को वनवास मिला था, तो राम अगर अकेले चले जाते तो क्या होता, रामायण नहीं होता। राम तो गए ही, संग में सीता जी भी लग गई, उनके साथ लक्ष्मण भी लग गए। अब बीच रास्ते जंगल में शूर्पणखा आ गई, लक्ष्मण को अकेले देखी, प्रणय निवेदन किया। लक्ष्मण को जो है इनकार करना चाहिए था, तो उल्टे उसका नाक काट दिए। अब नाक काट दिए तो उसके बदले में रावण उनकी जो है भौजाई को, यानी कि राम की पत्नी सीता को का हरण करके लेते चला गया। अब सीता का हरण हो गया, तो सीता को पाने के लिए राम ने जो है समुद्र पर पुल बांध दिया। छोटा छोटा पुल आज बनाना कितना जो है कठिन है, उन्होंने क्या किया, समुद्र में ही जो है पुल बना दिया, राम सेतु, जिस पर बहुत विवाद हो रहा है। सेतु समुद्रम 2004-5 के आसपास बहुत विवाद हुआ था सेतु समुद्रम को, यानी कि राम सेतु को तोड़ करके लंका तक जो है पहुंचने का रास्ता जो है जहाजों के लिए खोजा जा रहा था। तो यद्यपि अब वो बंद हो गया है, तो राम सेतु बांध दिए और भरी पूरी सोने की लंका को तहस नहस कर दिए। वैसे ही महाभारत में भी अगर युधिष्ठिर दुर्योधन से जुआ नहीं खेलते तो सीता द्रौपदी को नहीं हारते, और द्रौपदी को नहीं हारते तो उनको जंगल में नहीं जाना पड़ता, वनवास नहीं झेलना पड़ता। अब वनवास में जो है गए, उसके बाद लौट करके फिर आए तो
राज्य भी नहीं मांग रहे थे, 5 गांव ही तो मांग रहे थे। अगर कृष्ण को दुर्योधन 5 गांव दे देता तो महाभारत नहीं होता और इस पूरे भारत को इतनी क्षति नहीं होती। कहने का मतलब यह कार्य कारण परंपरा का अपने यहाँ जो है निर्वाह होते रहा है। बावजूद हम लोग मानते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ विदेशियों के आने के बाद ही हुआ और पहला इतिहास ग्रंथकार गारसा द तासी को माना जाता है। और गारसा द तासी ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा उसका नाम रखा गया इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी और उसका प्रकाशन हुआ 1839 ईस्वी में। यह 2 भाग में लिखा गया था। दूसरा भाग 1846 और 47 में प्रकाशित हुआ। और गारसा द तासी फ्रांस के रहने वाले थे। वहां पर वे प्राच्य विद्या के विशेषज्ञ थे और प्राच्य विद्या में भी वे खास करके उर्दू के जानकार थे। हिंदुस्तान नहीं आए थे मगर हिंदुस्तान के में जो साहित्य लिखा जा रहा था उसका इतिहास लिखे और इन्हीं को इतिहास प्रथम इतिहासकार माना जाता है और हम लोग मान रहे हैं। मगर जब उस इतिहास ग्रंथ को हम लोग देखेंगे तो दूर का ढोल सुहावना वाली कहावत पूरी तरह जो है चरितार्थ होगी। क्यों कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा। वे भारत नहीं आए मगर यहां से उनको कुछ तो मटेरियल मिला होगा कि वे 738 कवियों का आगे चल करके जब उसका दूसरा संस्करण और परिवर्धित संस्करण जब आया 1881 में, तब उस 1871 में तब उसमें उन्होंने जो है कवियों की संख्या 1224 कर दी थी। तो वे कभी भारत आए नहीं तो उनको ये सामग्री मिली कहाँ से? तो ये सारी सामग्री उनको मिली थी कृष्णानंद व्यास के कल्पद्रुम से। वे सामग्री लेकर के अपना इतिहास ग्रंथ पूरा किए जिसका नाम इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी है। और इसके साथ साथ उन्होंने भिखारी दास के काव्य निर्णय और नाभादास और गोकुलनाथ के 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता से पर्याप्त सामग्री ग्रहण की थी। तो रॉ मटेरियल उनको जहां से मिला क्या उनका महत्व नहीं है? और साथ ही गारसा द तासी के इतिहास की विशेषता यह है कि वह जिस इतिहास की अवधारणा के तहत कहा जाता है कि उसमें कालक्रम होना चाहिए, कालक्रमिक ढंग से उसका विभाजन होना चाहिए और उसमें कवियों का जीवन वृत्त ही नहीं उनकी विशेषताओं का भी उल्लेख होना चाहिए। और विशेषताओं के उल्लेख के साथ साथ उसका जो काल विभाजन किया गया है उसका नामकरण भी होना चाहिए। उस कसौटी पर अगर हम लोग कसेंगे गारसा द तासी के इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी तो वह कहीं से भी खरा नहीं करता है। तो और उससे कहीं उच्च कोटि का कार्य नाभादास ने किया है। और गारसा द तासी से लगभग 250 वर्ष पहले 1585 में ही उन्होंने
भक्तमाल की रचना की। ये राम भक्त थे और इन्होंने 200 भक्तों के चरित्रों का वर्णन किया है। और उसके बाद गोकुलनाथ हुए। गोकुलनाथ पुष्टि संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य के पुत्र विठल स्वामी के पुत्र थे, जिनका, और वे गोकुलनाथ ने 84 और 252 वैष्णवों की वार्ता को ब्रज भाषा में लिखा। और यह गद्य में है, जिस गद्य को हम लोग, यानी कि कितने अभी तक जो है गुलामी की मानसिकता से ग्रस्त रहे हैं कि गद्य साहित्य का उद्भव भी हम लोग 19वीं शताब्दी से जो है मानते हैं, जबकि 1608 ईस्वी में ही गोकुलनाथ ने ये 84 और 252 वैष्णवों की वार्ता को गद्यमय भाषा में लिखा था। उसके बाद कालिदास हजारा का नाम आता है, जिसका रचना कालिदास त्रिवेदी ने की थी। उसके बाद महत्वपूर्ण ग्रंथकार हुए भिखारी दास, इन्होंने काव्य निर्णय लिखा। इसी काव्य निर्णय में ही उन्होंने ये भी लिखा था, आगे के सुकवि रिझियों तो जानो कविताई न तो राधिका कन्हाई नाम सुमिरन को बहानो है। तो ये भिखारी दास से भी इन्होंने बहुत सारी सामग्रियां ग्रहण की। तो इस प्रकार भारतवर्ष में हिंदी इतिहास की जो है एक सुदीर्घ जो है परंपरा रही थी। और तो इस तरीके से गारसा द तासी के इस्तवार दलाल लिटरेचर एंडोई हिंदुस्तानी को हिंदी साहित्य के इतिहास का आदि ग्रंथ और गारसा द तासी को आदि इतिहासकार माना जाता है। मगर एक किस प्रकार के इतिहासकार हैं? आदि इतिहासकार हैं, मगर विदेशी भाषा में, क्योंकि यह फ्रेंच भाषा में है। और दूसरी इसकी विशेषता यह है कि इसमें कालक्रम या रचना या रचनाकार के आधार पर वर्गीकरण नहीं है, बल्कि बताया ना भानुमति का ये पिटारा है, यानी कि इनको राग कल्पद्रुम, नाभा, भक्तमाल, 252 और 84 वैष्णवों की वार्ता, काव्य निर्णय और से राग कल्पद्रुम से जो सामग्रियां मिली, उन्हीं को उन्होंने प्रथम भाग में कवियों का वर्णक्रम के अनुसार, यानी कि अल्फाबेटिकल अरेंज कर दिया, और जो दूसरे खंड में उन कवियों की रचनाओं का उल्लेख किया। और तो इस मायने में कि कम से कम एक क्रम देने का उन्होंने प्रयास किया। और सभी भाषाओं के, यद्यपि उर्दू के कवियों का ज्यादा उन्होंने जो है उल्लेख किया है, 738 कवियों में से मूल रूप से 72 कवि ही हिंदी के हैं, शेष सारे कवि उर्दू के हैं। उर्दू के शायरों का उसमें वर्गीकरण है। इसी का अनुवाद, इस इस्तवार दलाल लिटरेचर एंडोई हिंदुस्तानी का अनुवाद आगे चलकर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से इसका अनुवाद किया 1951 में। उसके बाद मौलवी करीमुद्दीन का नाम आता है, और एक करीमुद्दीन ने जो इतिहास लिखा उसका नाम तजाकिरा ईश्वरा ए हिंदी नाम उसका जो है रखा गया, या तबकातु स्वरा भी कहते हैं, यानी कि उर्दू शायरों की तकरीर। इस मूल रूप से उर्दू के जो शायर, और उर्दू भी अगर जो है हिंदी का बृहद रूप, या गांधी जी को के हिंदुस्तानी की और ग्रियर्सन और गिलक्राइस्ट के हिंदुस्तानी के अर्थ में लें, तो उर्दू भी हिंदी की ही एक
बोली या भाषा के रूप पर, जिसको आगे रेखता भी कहते हैं, तो हिंदी का ही एक रूप है। तो इसलिए मौलवी करीमुद्दीन भी हिंदी साहित्य के आदि इतिहासकार माने जाते हैं, जो भारतीय है, मगर यह उर्दू में है। और बाद में इसका फैलन साहब, जो बिहार में कहीं डिप्टी कलेक्टर थे, उन्होंने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और उसके बाद शिव सिंह सेंगर का नाम आता है, और उन्होंने 1878 में शिव सिंह सरोज की रचना की। और इसमें उन्होंने कृष्णानंद व्यास के राग कल्पद्रुम और भक्तमाल और 252 वैष्णव और 284 वैष्णव और काव्य निर्णय से पर्याप्त, और कालिदास हजारा से पर्याप्त सामग्री लेकर के इन्होंने अपना इतिहास लिखा। यद्यपि ये उसे पूरा नहीं कर पाए और प्रकाशित ये खुद नहीं करवा पाए, और जो प्रकाशन हुआ उसमें बहुत छेड़छाड़ हुई, इसलिए यह विकृत इतिहास बना। मगर इसका महत्व इस बात को लेकर के है कि यह हिंदी भाषा में है और भारतीय के द्वारा लिखा गया इतिहास है, इसलिए यह भी हिंदी साहित्य का आदि इतिहास है, इस अर्थ में कि वह एक भारतीय के द्वारा लिखा गया और हिंदी भाषा में लिखा गया। इसीलिए किशोरी लाल गुप्त ने इसका अनुवाद किया। हिंदी भाषा में हिंदी भाषा का प्रथम इतिहास, और इसका नाम, और इसको उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु के रूप में इसको मान्यता दिलाने का प्रयास किया। और इसके बाद सफल प्रयास, जिसको जो है, जो विधेयवादी भी जो है कहलाता है कि विधेयवादी इतिहास है, सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो किया, और उन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसका पूरा नाम है, मगर इसको संक्षेप में द मॉडर्न वर्नाक्युलर ऑफ हिंदुस्तान भी कहते हैं। और यह एक मूल रूप से एशियाटिक रॉयल सोसाइटी में एक लेख के रूप में प्रकाशित हुआ था। इसी को आगे बढ़ा करके 1888 में इन्होंने एक ग्रंथ का रूप दिया, और इसमें अनेक अध्याय दिए, और पहली बार काल विभाजन का उन्होंने जो है प्रयास किया, और काल विभाजन का प्रयास किया, और कालों का नामकरण भी इन्होंने किया। और इसका अनुवाद वो मैं पहले बोल गया था, किशोरीलाल गुप्त ने इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा था शिव सिंह सेंगर के शिव सिंह सरोज को, और सर जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास को ही इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना है। उसके बाद मिश्र बंधुओं का नाम आता है। मिश्र बंधु 3 भाई हैं, और तीनों भाई चूंकि नागरी प्रचारिणी सभा से जो है जुड़े रहे, और हिंदी के विकास के लिए ये लोग समर्पित रहे, हिंदी आंदोलन को लेकर के लोग समर्पित रहे। तो इन लोगों ने सम्मिलित प्रयास किया, और सम्मिलित प्रयास करके 1904 से लेकर के 1909 तक, चूंकि ये लोग हिंदी साहित्य संकलन समिति के, इसमें श्याम बिहारी मिश्र जो थे अध्यक्ष थे, तो संकलन जो हुआ था उसका अनुसंधान करते हुए इन्होंने घोषणा की कि मैं हिंदी साहित्य का इतिहास लिखूंगा, और इनका इतिहास ग्रंथ 1913 में प्रकाशित हुआ। मगर ये खुद जो है संतुष्ट नहीं रहे, और उसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास न रख करके इन्होंने मिश्र बंधु विनोद रखा। फिर इसका दूसरा संस्करण 1934 में
प्रकाशित हुआ और पूर्ण हुआ। 4 भाग में यह ग्रंथ पूरा हुआ था। तो उसमें भी ये संकोच बस अपने इतिहास का नाम, अपने ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं रख पाते हैं, वरन उसमें एक और पुछल्ला भी जोड़ देते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास एवं कवि कीर्तन। और इन्हीं मिश्र बंधुओं की प्रेरणा से और आगे एक और इतिहासकार आ रहे हैं, एडविन ग्रिव्स, जो 1917 में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखते हैं। और इन्होंने क्या काम किया कि सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो काल विभाजन किया था उसको दुरुस्त करने का इन्होंने प्रयास किया और उसको पूर्णता प्रदान करने का प्रयास किया। तो इस तरीके से इन लोगों से प्रेरणा ले करके रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित करवाया। यद्यपि इसके पीछे, इस इतिहास के पीछे भी एक इतिहास है, और वह इतिहास यह है कि यह पहले हिंदी का जो शब्दकोश तैयार किया गया था नागरी परिचारणी सभा काशी के द्वारा, जो 1922 से प्रकाशित होना शुरू हुआ था खंड खंड में और पूर्णता को प्राप्त हुआ 1929 में, तो उस की भूमिका लेखन की जिम्मेवारी रामचंद्र शुक्ल को दी गई थी। और उन्होंने, रामचंद्र शुक्ल ने उस समय के नागरी परिचारणी सभा काशी के अध्यक्ष सुधाकर पांडे थे और श्याम सुंदर दास जो संपादक मंडल था उसके प्रधान संपादक थे। तो इन लोगों के आग्रह पर उन शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य की रूपरेखा नामक एक विशाल बृहत्काय शोधा लेख लिखा। और वह लेख इतना पसंद किया गया कि इन लोगों के ने प्रोत्साहित किया और शुक्ल जी से निवेदन किया कि इसको आप विस्तारित कीजिए। तो वहीं उसका विस्तार 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से प्रकाशित हुआ। और यह हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों के लेखन की परंपरा का मानदंड बना, माइलस्टोन बना। और उनके पीछे जो है कितना लिखा गया और क्या लिखा गया उसकी तुलना रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से की जाती है। और उसके बाद जो लिखा गया उसमें आगे के विद्वान रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में क्या नयापन दे पाए, उसकी किस रूप में आलोचना कर पाए, इसी पर अटका हुआ और आज तक यही चल रहा है। इसके बाद भी बहुत सारे जो है रचनाकार आए जिसमें महत्वपूर्ण है, जिसमें कुछ नयापन जो है लाने का प्रयास किया गया था। उसमें सूर्यकांत शास्त्री हैं, रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने नामों के नामकरण में नूतनता का जो है प्रयास किया। और शुक्ल जी ने आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल रखा था। और प्रवृत्ति के आधार पर वीर अगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल रखा था। तो इसका नाम उन्होंने रखा बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था नाम रखा था। वैसे ही कृपा शंकर शुक्ल रसाल हुए, इन्होंने आधुनिक साहित्य का इतिहास लिखा, यानी कि। और उसके बाद विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हुए और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रामचंद्र शुक्ल के जो
इतिहास का जो इतिहास है और उसमें जो सूत्र रूप में शुक्ल जी ने प्रवृत्तियों का के विभाजन का, उनके नामकरण का आधार दिया है, तो उसमें से शुक्ल जी के विकल्पों को के द्वारा सुझाए गए विकल्पों को ही इन्होंने नाम दे दिया। वीरगाथा काल को इन्होंने वीर काल कह दिया और रीति काल का नाम श्रृंगार काल कह दिया। उसके बाद राम कुमार वर्मा आए, इन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा 1938 में। फिर उसके बाद इंद्रनाथ मदान आए और इंद्रनाथ मदान ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जो कि मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के नाम से जाना जाता है। और इधर उधर हो गया है, यहीं न नया होने का एक पेज इसमें से निकल गया है। खैर उसको मैं आगे दे दूंगा। तो अभी शुरुआत है तो थोड़ा इधर उधर तो होगा ही। तो राम कुमार वर्मा, इंद्रनाथ मदान, फिर उसके बाद आज इस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रशंसनीय कार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और नलिन विलोचन शर्मा ने किया। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामचंद्र शुक्ल की अनेक अवधारणाओं को हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास नामक जो ग्रंथ में स्पष्ट करने का और शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास की विसंगतियों को दूर करके उसको स्वच्छ करने का प्रयास किया। तो और यह सब, और इसके अलावे अब तक जो है बहुत कुछ जो है लिखा गया। इसमें विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का नाम तो आ ही गया। गणपति चंद्र गुप्त हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा, मगर यह पूरी तरह वैज्ञानिक हो नहीं पाया और पूर्णता को भी नहीं प्राप्त हो पाया। और वैसे ही बच्चन सिंह हुए, यह भी, इनका भी जो है इतिहास बहुत ही जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। और इन्होंने नए ढंग से जो है इतिहास लिखने का प्रयास किया और नाम रखा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। मगर यह पहला इतिहास भी नहीं बन पाया और दूसरा इतिहास भी नहीं बन पाया। अल्टरनेटिव हिंदी साहित्य का सबाल्टर्न हिस्ट्री यह नहीं बन पाया। और विश्वनाथ त्रिपाठी जो इन्होंने NCERT के संपादक मंडल के अध्यक्ष की हैसियत से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और वह सर्वाधिक प्रशंसनीय प्रयास रहा संक्षिप्त रूप में। और इसी को आगे चल करके उन्होंने थोड़ा उसमें परिष्कार करके हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास नाम से प्रकाशित करवाया। और विश्वनाथ रामस्वरूप चतुर्वेदी का भी नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास लिखा और यह पुस्तक, यह इतिहास पुरस्कृत भी हुआ। और नामवर सिंह ने आधुनिक साहित्य, यानी कि अब उसके बाद जो है खंड खंड लिखने का प्रयास किया। तो ये सब व्यक्तिगत प्रयास हुए, एक सामूहिक प्रयास भी जो है चलते रहा। और सामूहिक प्रयास करने वालों में डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर त्रिभुवन सिंह महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ा प्रयास और कार्य नागरी पंचायनी सभा काशी के द्वारा किया गया। और नागरी पंचायनी सभा काशी ने अनेक विद्वानों के सहयोग से 16 भाग में हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास लिखा। मगर उस इतिहास की विडंबना ये है कि उसमें 1957 से लेकर के 1985 तक के ही साहित्यकारों का और उनके साहित्य का अध्ययन हो पाया या उनकी सूचना दे पा रहा है। अद्यतन यह नहीं है।
इसको अद्यतन करने की आवश्यकता है। और वैसे ही डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास का जो है संकलन किया और यह बहुत ही लोकप्रिय हुआ। अब हम लोग जो है आ जाए प्रश्न का अभ्यास करेंगे। मुझे विश्वास है कि इससे कुछ जो है आपको सूचना मिल ही गई होगी। तो अब चलिए, बंद प्रश्न खुला प्रश्न। तो यह प्रश्न आ रहा है, जनता साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है, किसका कथन है? तो हम लोग शुरू से और मैं हमेशा बताते रहा हूं कि रामचंद्र शुक्ल की भूमिका, हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका को जरूर पढ़िएगा। उसी पर पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास आधारित है और उस में जो है उसकी जो है साहित्य के इतिहास की प्रवृत्तियां क्या है, कालों की प्रवृत्तियां क्या है, इसके लिए उसको जो है रट करके जो है सटक जाने का जो है मैं निवेदन किया था। तो या अगर जो रटे होंगे या पढ़े होंगे तो उनको कि जो साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है निर्विवाद रूप से, या उत्तर किसका होगा? इसमें रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। फिर आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का प्रथम भारतीय इतिहास ग्रंथकार कौन है? प्रथम भारतीय, प्रथम और भारतीय हो इतिहास। प्रथम इतिहासकार तो हम लोग जान रहे हैं कि गारसा दत्तासी, मगर प्रथम भारतीय इतिहास ग्रंथकार कौन है? तो ग्रियर्सन नहीं है। रामचंद्र शुक्ल तो हम लोग देख लिए कि रामचंद्र शुक्ल पहले मिश्र बंधु हैं और मिश्र बंधुओं के पहले शिव सिंह सेंगर हैं। तो इसका उत्तर सही उत्तर होगा शिव सिंह सेंगर। उसके बाद जो है तीसरा प्रश्न अब देखें, हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रथम इतिहास ग्रंथकार नहीं है। अब इसमें यहां पर नहीं है चुनना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे, मिश्र बंधु विनोद लिखे, गारसा दत्तासी इस्तवार दलाल लिटरेचर लिखे और ये भी प्रथम इतिहास ग्रंथकार हैं। शुक्ल जी विधेयवादी इतिहास, प्रथम विधेयवादी इतिहासकार हैं। मिश्र बंधु ने कालों का जो है विभाजन करने वाले भारतीय और हिंदी भाषा में इतिहास लिखने वाले प्रथम भारतीय हैं। शिव सिंह सेंगर यद्यपि उन्होंने काल विभाजन नहीं किया मगर हिंदी साहित्य का हिंदी भाषा में इतिहास लिखा और भारतीय भी हैं, इसलिए इसमें क्या है? सभी कथन सही हैं। उत्तर हो गया। अब इसके बाद अगला प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अब देखिए, यही जो है इसी का जिक्र कर रहा था कि थोड़ा तर्क करना पड़ता है। आज 2-4 क्वेश्चन और जो है करेंगे, लंबा वीडियो हो जाएगा, कंटिन्यूटी जो है बनाए रखेंगे। 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो इसको सुमेलित करना है। सुमेलित करने में क्या करते हैं कि अब यहाँ पर इतिहासकार का नाम दिया गया और उनके इतिहास ग्रंथ का नाम दिया गया है। अब अ में एक रामचंद्र शुक्ल और इसके सामने इस्तवार दलाल लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी, इनका नहीं है। ये किसका है? गारसा दत्तासी का। यानी कि अ वाला में अ का के सामने जो है वो तीसरा का है, स का है, और अ के साथ कौन रहेगा? हिंदी साहित्य का इतिहास। तो पहले इसी 1-2 को जो है देख करके पकड़ने का प्रयास करेंगे, थोड़ा समय भी बचेगा। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अच्छा चटपट आप जो है खोज सकते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल के साथ इतिहास ग्रंथकार अ के साथ कौन सही होगा? तो 4-2। तो यहां पर तो अब तो कंफ्यूजन हो गया, चारों में जो है अ के साथ द चौथा है। अब ब आ गया। अब मिश्र बंधुओं के रचना का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास तथा कवि कीर्तन है। तो यहां भी ब में जो है तीसरा, तो ब में तीसरा कौन है? तो आ गया उत्तर कौन हो जाएगा? बिना सोचे ख। 2 मेहनत किए, 2 पर विचार किए, आ गया। अब अगला प्रश्न जो आ रहा है क्या? इतिहासकार और इतिहास ग्रंथ, इसको काल क्रम के अनुसार सही विकल्प इसमें से चुनना है। तो रामचंद्र शुक्ल काल क्रम के अनुसार गारसा दत्तासी पहले आते हैं। तो सबसे पहले गारसा दत्तासी, मगर इनके नाम के आगे
जो ग्रंथ रखा गया लिखा गया है वह तो जो है नहीं है, तो इसके साथ स के साथ 1 और अ के साथ क्या होगा 4, तो अ के साथ 4 है और स के साथ क्या होगा 1 होगा। तो अ के साथ 4 तो यहाँ पर है, मगर स के साथ 1 है तो ये नहीं होगा। स के साथ 1 यहाँ पर है, स के साथ 1 है तो यह सही है। फिर यहाँ भी 100 के साथ यहाँ 2 हो गया, 100 के साथ 1, 100 के साथ 2, तो 1 हो। अब अ के साथ 4 तो यहाँ तो ठीक है, यहाँ पर 100 के साथ 2 हो गया, तो इसका उत्तर जो है होगा ख, यानी कि रामचंद्र शुक्ल। फिर मिला ले, रामचंद्र शुक्ल का जो है चौथा में आ गया, अ में द, अ में द हो गया, स में 1 हो गया, ब में 3, हिंदी साहित्य का इतिहास एवं कवि कीर्तन, और द में 2 हो गया, द में 2। अब अगला प्रश्न जो हम लोग देखें, कालक्रम के अनुसार सही विकल्प चुने, वही प्रश्न आ गया। और यहाँ पर रचनाकारों के रचनाओं का सही उल्लेख यहाँ पर हुआ है। तो इस स्थिति में सबसे पहले कौन आते हैं, गारसा दत्तासी आते हैं, उसके बाद शिव सिंह सेंगर आते हैं, फिर मिश्र बंधु रामचंद्र शुक्ल। तो द द ब अ, तीनों में द यहाँ भी है, ब अ, द ब। अब यहाँ पर दोनों जो है ही मिल रहा है, तो ऐसे भी प्रश्न हो सकते हैं, आ जाते हैं, क्योंकि होता है क्या है कि कभी प्रिंटिंग में जो है गड़बड़ी हो गई, या जो कंपोजर होता है वह समझ नहीं पाता है, तो इससे जो है गड़बड़ी हो जाती है। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो जो आपको लग रहा है उस पर जो है, चूंकि स्पॉट तो करना है एक ही पर, तो एक पर स्पॉट कर दीजिएगा, नंबर आपको मिलेगा। और अगर ऐसा भी होता है कि अगर एक से अधिक उत्तर सही हो जाते हैं तो उसको, उस प्रश्न को ही माइनस कर दिया जाता है, यानी कि जब 100, ऐसा अगर ये मान लीजिए कि यही प्रश्न नेट की परीक्षा में रहेगा तो इसको हटा दिया जाएगा, यानी कि 99 में कर दिया जाएगा। या दोनों में से जो है कोई उत्तर लिखे हैं तो दोनों भी सही मान करके 100 में 100 कर दिया जाता है। और अब इसमें क और घ उत्तर अगर जो सही किए होंगे तो उनको जो है 0 मिल जाएगा, और जो ख या ग दोनों में से कोई एक पर भी मार दिए होंगे तो उनको नंबर 2 नंबर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आगे भी अपना अध्ययन जारी रखेंगे। वीडियो लंबा हो रहा है, कल ऐसा नहीं होगा, चूंकि अब हम लोग को विस्तार में नहीं जाना है, चूंकि एक हम लोग नींव रख दिए। अब आगे हम लोग प्रश्न आएगा और उसको, उस पर संक्षिप्त टीका टिप्पणी करते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।